जिंदगी में नाम करके जाओ, लोग तुमको जाने ऐसा काम करके जाओ। हमेशा जन्म नहीं मिलेगा, इसलिए अपना अहम मुकाम करके जाओ। हेलो हाय, सफलता भी तपड़ना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, बताइएगा। हम लोग फिर से मिल रहे हैं। कल नहीं मिल पाए थे, कल थोड़ी सी स्वास्थ्य समस्या थी, इसलिए जो है मुलाकात नहीं हो पाई। और आज हम लोग फिर मिल रहे हैं। जो क्वेश्चन हम लोगों ने फूड अडल्ट्रेशन का शुरू किया है, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने 69 क्वेश्चंस किए थे। आज से 70 क्वेश्चन फिर शुरू करेंगे और 70 के आगे जितना क्वेश्चन कर पाएंगे उतना करेंगे। करने को बहुत कर सकते हैं, लेकिन जब उसको बहुत ज़्यादा ब्रीफली समझा के किया जाता है तो वो 1 घंटे में बहुत हार्डली 30 क्वेश्चन जा पाता है, उससे ज़्यादा नहीं जा पाता है। और समझ के करना अनिवार्य है। अगर समझ के नहीं किया जाएगा तो करने से कोई लाभ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उसको समझा कर किया जाता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन पूरी वीडियो देखा कीजिए, वीडियो छोड़ के मत जाए कीजिए। आपको मैं गारंटी देती हूँ कि जो क्वेश्चन मैं कराऊंगी उसको कहीं आपको और समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर कोई क्वेश्चन आप अपने मन से करते हैं तो आप उसको समझ सकते हैं मेरे माध्यम से। अगर आप जानना चाहते हैं तो, नहीं तो आप कहीं से जान सकते हैं, तो कोई बात नहीं, बेहतर है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से। क्वेश्चन नंबर 70 शुरू करने से पहले मैं नाम बताऊंगी जिस लोगों ने जो है मेरे पिछले वीडियो पर, जो मैंने फूड एडल्ट्रेशन का वीडियो कराया था अभी इसके पहले, उसमें जितने लोगों ने मेरे साथ जुड़कर अपना जो है कमेंट किया था, उन्होंने जिन्होंने मेरे हौसला अफजाई किया था, उसका वो कौन है? निर्देश कुमारी जी हैं, शशिकांत जी हैं, पूजा यादव जी हैं, जया सिंह जी हैं, रजनी प्रजापति जी हैं, अब्दुल हमीद जी हैं, और दीपिका यादव जी और कंचन गुप्ता जी। इतने लोगों ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया। इतना प्रोत्साहन ये लोग देते हैं ना कि मुझे दोबारा से, चाहे मैं कैसी भी स्थिति में रहूं, यहाँ पर आने की ताकत देते हैं लोग। इन लोग को दिल से बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग अगर प्यार किए रहेंगे, मेरे ऊपर प्यार बरसाते रहेंगे, तो मैं आप लोग के साथ जुड़ी रहूँगी। अच्छा ठीक है, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने ग्रुप पर दिए थे, 7 क्वेश्चन अपने ग्रुप पर दिए थे। उन 7 क्वेश्चन का जिसने आंसर दिया था, पूजा यादव जी ने दिया था। माई क्यूट बेबी डॉल, एक लोग की आईडी है, मुझे नाम इनका नहीं पता है, क्षमा कीजिएगा। इन्होंने आंसर किया था TGT। इनका सिर्फ, इनका आईडी में नाम नहीं था, कुछ सिर्फ नंबर ही था, तो इसी से सेव किया है इनको TGT करके। लेकिन ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं, तो इनका नाम TGT करके मैंने रखा है। और सुमन चौहान जी, इतने लोगों ने ग्रुप पर आंसर किया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? सूची में दिए गए रंजकों का मिलाप करना है। मतलब कि जो रंजक हैं वो कैसे हैं, क्या हैं, उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो आइए रंजकों को हम लोग जानते हैं, रंजक कौन कौन से हैं उनको समझते हैं। ठीक है, डिस्पर्स रंजक है, डायरेक्ट रंजक है, एंजोइक रंजक है, ठीक है, मेटेलाइज्ड रंजक है। ठीक, तो इन सारे रंजकों को कहाँ मिलाना है? एक है अल्कोहल में विलेयता को सुधारने के लिए, एक है एसिडिक रंजक, एक है सेल्यूलोज और प्रोटीन फाइबर के ठोस और पानी में घुलनशील रंजक, रासायनिक प्रक्रिया से रंजक का कपड़े में विकसित होना, और लास्ट क्या है? केवल पानी में थोड़ा घुलनशील व अधिकांश थर्मोप्लास्टिक फाइबर में फैलना। ठीक है, तो पहले तो हम लोग रंजक समझ लेते हैं। ये चारों रंजक जो यहाँ पर दिया है, इस रंजक का मतलब क्या है? ठीक है, कौन से रंजक है? डिस्पर्स रंजक का मतलब होता है कि ये जो होते हैं, ये फैलने वाले रंजक होते हैं। ये डाई स्प्रेड और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। फाइबर के लिए सिंथेटिक डाई जो होते हैं, ये इनकी श्रेणी में आते हैं। किसके? सिंथेटिक डाई की श्रेणी में आते हैं। कौन से? आपके डिस्पर्स रंजक। और ये पानी में कम घुलनशील होते हैं, ये पानी में अच्छे से नहीं घुलते हैं। ठीक है, डिस्पर्स रंजक। अच्छा, डायरेक्ट रंजक क्या होता है? डायरेक्ट डाई वही होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। डायरेक्ट डाई क्या होता है? जो हम लोग यूज़ करते हैं। और
जो है ये सिंथेटिक डाई भी इसको कहते हैं। ये सारे कपड़ों में चढ़ता है, सेलुलोजिक में भी चढ़ता है, प्रोटीन में भी चढ़ता है, और जितने कपड़े पहनने योग्य होते हैं सब में चढ़ता है, ठीक है। इसके बाद में एजोइक डाई क्या होता है, ये हल्के रंग का रंजक होता है, ये हल्के रंग का रंजक होता है और ये रंग उड़ता भी है। ये रंग क्या होता है, जब कभी भी इसको धूप में या तेज कलर में या इसमें गर्मी में, तो इसके जो कलर होते हैं तो ये हल्के चढ़ते हैं, ऊपर से क्या होता है ये उतर जाते हैं, ये निकल जाते हैं, ठीक है। और मेटलाइज्ड रंजक क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपके ऐसे कलर होते हैं जो आपको किसी मेटल पे, इसका मेटल के कलर का रंग होता है। जैसे हम लोग बाल को कलर करते हैं, गोल्डन कलर, सिल्वर कलर, ग्रीन कलर, आप इसको जो है मेटल कलर कर दीजिए, आप इसको जो है ब्रॉन्ज कलर कर दीजिए, आप इसको गोल्डन कलर कर दीजिए। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, अपने हेयर को लोग करवाते हैं, कलर करवाते हैं। फिलहाल कलर करवाने से बाल खराब बहुत होता है। जिसको बाल अपना बड़ा करना हो, लंबा करना हो, घना करना हो, वो कोई भी इक्विपमेंट यूज़ ना करे और कोई भी फालतू की चीज़ें उपयोग नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत कुछ करना चाहते हैं तो मेहंदी लगा लीजिए, उससे बेहतर आपके लिए कुछ नहीं। और अगर मेहंदी पत्ते वाली मिल जाए तो मतलब 200% बढ़िया है। अगर पत्ते वाली नहीं मिलती है तो आप जो है बढ़िया कोई मेहंदी ले सकते हैं। फिलहाल ये तो मैंने आपको जानकारी ऐसे दे दी, रंजक के ऊपर बात आई तो ठीक है। तो आप समझ लिए। अब इन रंजकों को हम मिलाते हैं, ठीक है। अब इन रंजकों को क्या करते हैं हम लोग, मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं, जो जो रंजक हैं यहाँ पर। अब सब समझ गए तो हम लोग सब मिला भी ले जाएंगे। अब डिस्पर्स डाई क्या है, डिस्पर्स डाई क्या हो गया कि वो रंजक जो केवल कहाँ है, जो केवल पानी में थोड़ा घुलनशील व अधिकांश थर्मोप्लास्टिक फाइबर में फैलते हैं, ठीक है। पानी में थोड़ा घुलनशील मतलब कि पानी में कम घुलते हैं, ठीक है। पानी में थोड़ा घुलनशील, जो पानी में कम घुलते हैं, और थर्मोप्लास्टिक फाइबर में फैलते हैं। जो थर्मोप्लास्टिक फाइबर होता है उसमें फैल जाते हैं। जैसे कैसे थर्मोप्लास्टिक, थर्माकोल आपका होता है थर्मोप्लास्टिक, इस पर जब उसको लगाते हैं तो क्या होता है, वो फैल जाता है, इसीलिए वो वाला कलर घुलता नहीं। आप देखो कोई कोई थर्माकोल बच्चे जब बनाते हैं तो जब उस पर डालते हैं वो कलर ऐसे फैलता है, ऐसे अजीब सा फैलता है, कहीं गाढ़ा कहीं कम। वो जो है क्या होता है, वो आपके कौन से डिस्पर्स डाई होते हैं, ठीक है, डिस्पर्स डाई होते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है आपका, डायरेक्ट रंजक। डायरेक्ट रंजक मैंने बता दिया कि सेलुलोज पे, प्रोटीन पे, हर तरह के कपड़े पर चढ़ता है कलर, और नील होता है या कोई भी कलर होता है, ये बहुत अच्छा कलर होता है। ये चढ़ जाता है तो वह बहुत जल्दी उतरता नहीं। हाँ, तेज़ धूप से तो हर कलर उतर रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को जब पढ़ाया था वो वस्त्र विज्ञान का कुछ चैप्टर था। तो तेज कलर से, धूप से तो सारे कलर, क्षार का प्रयोग आ जाए, अमल का प्रयोग आ जाए तो थोड़ा बहुत तो अंतर आ ही जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये सब पर चढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा कि सेलुलोज और प्रोटीन फाइबर के लिए ठोस पानी में घुलनशील रंजक होता है। कौन सा, आपका डायरेक्ट, ठीक है। मैंने आपको बता रखा है, अभी भी बताया आपको, ठीक है। इसके बाद हो जाता है एजोइक डाइक। एजोइक डाइक मैंने आप लोग को बताया, क्या बताया एजोइक डाइक मतलब कि रासायनिक प्रक्रिया के रंजक जो कपड़े में, जो एजोइक डाइक होता है, क्या होता है, हल्के रंग के रंजक जो बहुत जल्द ही रंग करने पे हल्के हो जाते हैं। और ये क्या होता है, ये आपके रासायनिक प्रक्रिया से रंजक बनते हैं जो कपड़े में विकसित कराए जाते हैं। लेकिन क्या होता है, कपड़े में फैलते तो हल्के कलर से है लेकिन वो उतर जल्दी जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, ये आपका कहाँ पर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एजोइक डाइक। रासायनिक प्रक्रिया से रंजक कपड़े में विकसित होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, रासायनिक प्रक्रिया से कपड़े पर विकसित होता है, लेकिन जिस तरह से ये कपड़े पर चढ़ता है हल्के तरीके से चढ़ता है और उतरता बहुत जल्दी है, ठीक है। अब लास्ट आपका क्या बोलता है, मेटेलाइज्ड। अब मेटेलाइज्ड क्या होता है, आइए इसको भी देख लेते हैं। मेटेलाइज्ड रंजक ऐसे रंजक जो एसिड रंजक से लागू होते हैं। ऐसे रंजक कौन, एसिड रंजक से लागू होते हैं, ठीक है। किससे, एसिड रंजक से लागू होते हैं। एसिड रंजक से लागू होने का मतलब क्या होता है, इसीलिए जब आप इस डाई से आप हेयर डाई करते हो तो आपके बाल खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये एसिड से मतलब कि ये क्षार से मिला के किया जाता है, ठीक है। आपका किससे, आपका किससे, तो ये क्या होता है, क्षारीय, वो अम्लीय मिला होता है, तो एसिड रंजक से लागू होता है। इसीलिए जब बाल पर, हेयर पर लगाया जाता है तो क्षारीय और अम्लीय जब रंग को मिला दिया जाता है तो जो बाल होते हैं ना, उसके जो
ऊपर की जो लेयर शाइनिंग होती है वो चली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको मेटलाइज्ड कलर बोलते हैं। इसमें कलर मेटल टाइप के चढ़ते हैं, मतलब कि आपके ब्रॉन्ज हो गए, आपके गोल्डन हो गए, आपके सिल्वर हो गए, ठीक है, ब्रॉस कलर हो गया, ये सारे कलर के चढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा आपका, कौन सा कलर आ जाएगा इसमें? इसमें आ जाएगा एसिड रंगों से और लगा हुआ, यानी कि 5 3 4 2। कहाँ है 5 3 4 2? आइए देखते हैं 5 3 4 2, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आ जाओ आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। पाक विधि समायोजन की प्रतिशत विधि को जो है सही क्रम में लगे। अब पाक विधि समायोजन पहले समझ लीजिए। पाक विधि समायोजन मतलब कि कई विधियों को मिक्स कर देना। पाक विधि समायोजन को प्रतिशत को सही विधि से क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो पाक विधि जो होती है उसको क्या होता है? पाक विधि समायोजन, समायोजन मतलब होता है मिलाना, कई विधियों को मिला देना, ठीक है। अभी आगे हम लोग उसका पढ़ेंगे जो विधियां मिलाई जाती हैं। अभी तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पाक विधि समायोजन की आवश्यक उत्पादन का कुल वजन निर्धारित कीजिए। कुल वजन के संबंध में प्रत्येक सामग्री की प्रतिशत की गणना कीजिए। पाक विधि में सभी सामग्रियों को ग्राम इकाई में परिवर्तित कीजिए और खाए जाने वाला भाग निर्धारित कीजिए। सामग्रियों का अनुपात जांचें, उचित संतुलन में होना चाहिए। आवश्यक मात्रा में सामग्री की सही मात्रा देने के लिए प्रत्येक प्रतिशत संख्या की कुल वजन से गुणा कीजिए। खाए जाने वाले भाग का प्रयोग करते हुए सामग्रियों का कुल वजन कीजिए, ठीक है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाएगा कि आवश्यक उत्पाद का वजन किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा कि आवश्यक उत्पाद का वजन किया जाएगा। किसी भी विधि का क्या, अगर कोई भी खाना बनाने की विधि हो जाएगी, मिलाकर बनाना, अलग बनाना, बनाना कुछ भी, तो सबसे पहले जो है आपका जो आवश्यक उत्पाद है उसका वजन निर्धारित किया जाएगा। देखिए जैसे अगर हम घर पे भी खाना बनाते हैं, 4 लोग 5 लोग 6 लोग रहते हैं, तो हम लोग चावल बनाने के लिए एक कटोरी रखते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं तो चावल बनाने के लिए कटोरी रख ली है कि मैं इतना चावल, मेरे 6 परिवार हैं, सब लोग को मिलाकर इतना खाना बनाना है, तो इतना चावल डाला जाएगा, ठीक है। इतने लोग हैं तो इतनी मुट्ठी दाल डाली जाएगी, ठीक है। इतने लोग हैं तो इस हिसाब से सब्जी बना ली जाएगी। इतने लोग हैं तो इस हिसाब से मैं रोटी बनाने के लिए आटा निकालूंगी। तो उसी तरह से सबके, आपके घर, किसी घर, सबके घर में वो नियम चलता ही चलता है। ये अगर पाक विधि समायोजन प्रतिशत की विधि, अब प्रतिशत की विधि में भी जो है ये तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आवश्यक उत्पाद निर्धारित कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में आपके पाक विधि की सभी सामग्रियों के ग्राम इकाई में परिवर्तित करेंगे। मतलब कि जितनी भी सामग्री है उसको ग्राम में परिवर्तित करेंगे और खाया जाने वाला भाग निर्धारित करेंगे कि इतना इसका खाया जाएगा, इतना इसमें खाया जाएगा, इतना इसमें खाया। सब्जी बनानी, सब्जी पूड़ी, आपकी खीर, और इसके बाद चावल दाल बनाना होता तो क्या बोलते हैं? बोलते भाई देखो सब्जी पूड़ी खीर, आप सब्जी पूड़ी ज़्यादा बनाएंगे, चावल दाल कम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग सब्जी पूड़ी खाएंगे, बाद में चावल दाल कम खाएंगे, क्योंकि खीर भी साथ में रहेगा। तो इस तरह से प्रतिशत को हम लोग क्या करते हैं? तुलना करते हैं। उसके बाद में क्या आ जाएगा? उसके बाद में आ जाएगा सामग्रियों का अनुपात जांचें और उचित संतुलन में होना चाहिए। अब सारी जितनी भी सामग्री है उसको ढंग से देख लें, अच्छी है, बुरी है, क्या है क्या नहीं, और उसका संतुलन फिर उसको अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपका? उसके बाद में आपका क्या करना है कि खाए जाने वाले भाग का प्रयोग करते हुए सामग्रियों का वजन करना है। अब जो सामग्री खानी है उसको क्या करेंगे? वजन करेंगे, ठीक है, कि भाई ये सामग्री खाई जाने वाली है, इसको खाना है तो इसका वजन कर लो, ताकि इसी हिसाब से वो परिपक्व किया जाए, बनाया जाए। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? उसके बाद में आ जाएगा आवश्यक मात्रा में सामग्री को सही मात्रा देने के लिए प्रत्येक प्रतिशत संख्या का कुल वजन करना है। मतलब जितने लोगों को बांटना है उतने लोगों का आप गिनती कर लेंगे। उसके बाद उस हिसाब से आप उसका बंटवारा करेंगे, इतने लोग को इतना प्रतिशत, इसको उतना प्रतिशत, इसको इतना प्रतिशत देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? आवश्यक मात्रा में सामग्री का सही मात्रा के लिए प्रत्येक प्रतिशत संख्या की कुल वजन से गुणा करेंगे। ओके, चलिए लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में आएगा कुल वजन के संबंध में प्रत्येक सामग्री के प्रतिशत की गणना करेंगे, ठीक है। यानी कि आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा पहला, तीसरा, चौथा, छठवां, पांचवा, दूसरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जहां नहीं समझेंगे वहां बताइएगा, मैं उसको आपको दोबारा समझाने की कोशिश जरूर करूंगी, ठीक है। चलिए नीचे आइए, देख लेते हैं इसको हम लोग।
ब्रेजिंग प्रक्रिया में खाना पकाने की 2 विधि अपनाई जाती हैं। ब्रेजिंग प्रक्रिया क्या है, आइए देख लेते हैं ब्रेजिंग प्रक्रिया। ठीक है, अब ब्रेजिंग प्रक्रिया का क्या मतलब होता है, तो ब्रेजिंग प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है जहां 2 तरह से खाना पकाया जाता है। अब ब्रेजिंग प्रक्रिया 2 तरह के खाना मतलब पकाने का मतलब हो जाता है कि आपको क्या करना होता है इसमें, पहले क्या करते हैं ब्रेजिंग प्रक्रिया में, पहले भूनते हैं कोई चीज़। भूनने का मतलब आपको मैं बताऊं, जैसे भूनने का मतलब है कि आप कटहल बनाते हैं, तो कटहल बनाते तो पहले क्या करते हैं हम लोग, कटहल पहले काट लेते हैं, पहले उसको छीलेंगे धुलेंगे फिर काटेंगे। काटने के बाद क्या करेंगे, आप उसको तेल में, हल्के से तेल में भूनेंगे या फ्राई करेंगे। बहुत लोग फ्राई करते हैं, बहुत लोग भूनते हैं। तो हल्के से तेल में क्या करेंगे, उसको भूनेंगे, और भूनने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको भूनने के बाद में उसको लाकर पकाएंगे तो वो क्या हो जाता है, पहले भूनते हैं और फिर उसको पकाते हैं। पकाएंगे कैसे, उसको धीमी आंच पे लंबे समय तक पकाएंगे। ब्रेजिंग प्रक्रिया अधिकतर किसके लिए, मांस के लिए की जाती है। पहले उसको तलते हैं और उसके बाद उसमें उसको पकाते हैं। ये अधिकतर मांस के लिए प्रक्रिया की जाती है, ब्रेजिंग प्रक्रिया उसी को कहती है। ठीक है, अब बताइए इसमें सही क्या है, ब्लांचिंग व रोस्टिंग, स्टूइंग व पोचिंग, रोस्टिंग व फ्राइंग, और सॉटिंग या टोस्टिंग। सबको पता चल गया होगा कि क्या हो जाता है, रोस्टिंग व फ्राइंग। चलिए और सारे ऑप्शन भी समझ लेते हैं। ब्लांचिंग क्या होता है, ब्लांचिंग का मतलब होता है आपने पानी बॉयल किया और उसमें आपने क्या किया, अपनी सब्जियों को डाल दिया और 1 मिनट के लिए बॉयल किया, उसके बाद गैस बंद कर दिया, सब्जी को ढक दिया और उसके बाद में 5 मिनट के बाद में आपने क्या किया, सब्जियों को निकाल लिया। ठीक है, ये क्या होता है, ये मेथड ऐसा होता है, सब्जियां पूर्ण रूप से पकाई भी नहीं जाती हैं और कच्ची भी नहीं रखी जाती हैं। ये पाचन में दुरुस्त होती हैं, बहुत पक जाती वो भी फायदा नहीं करती और बहुत जब कच्ची रहती तो भी फायदा नहीं करती। अब रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग होता है भूनना। रोस्टिंग मतलब होता है भूनना। रोस्टिंग कितने प्रकार के होते हैं, रोस्टिंग 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, रोस्टिंग। ठीक है, रोस्टिंग कितने प्रकार की होती है, तो रोस्टिंग होती है कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। ठीक है, रोस्टिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। ठीक है, 2 प्रकार की। एक होती है प्रत्यक्ष, एक प्रत्यक्ष और दूसरी अप्रत्यक्ष। क्या, दूसरी अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब प्रत्यक्ष में क्या आता है, प्रत्यक्ष में आपका आ जाता है आलू, जो आग में पड़ती है उस आलू की बात कर रही हूं, गंजी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, अमरूद, ये डायरेक्ट आग में पड़ती है। अभी सब लोगों ने जो है जब ठंडी बहुत हो रही थी, अभी तो फिलहाल ठंडी ख़त्म हो गई करीब करीब, तो आग सबके यहाँ जलती थी और जब आग जलती थी लोग आग में बैठे रहते थे, बोलते लाओ 4 ठो आलू डाल दो, लाओ 2 ठो गंजी डाल दो, लाओ 1 ठो अमरूदवा डाल दो, जो है भैया अमरूद भूज के खाए में बड़ा अच्छा लागत है। तो ये चीज़ें गांव में, देहात में या क्या सिटी में भी, शहर में भी होती है, क्योंकि आए तो हम लोग गांव से ही हैं, ऐसा तो है नहीं सीधे उड़ के इंग्लैंड से आकर और टपक गए सीधे यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में। वो भी हम लोग जैसे शहर में, बिल्कुल हम लोग छोटे शहर के लोग हैं भाई, आप लोग तो अच्छे शहर के हो, कोई लखनऊ का है, कोई जो है मेरठ का है, कोई कहीं का है। ठीक है, लेकिन हर लोग इतने अच्छे शहर के नहीं हैं, बहुत लोग छोटे शहर के हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष विधि में क्या आ जाता है, जैसे रोटी आ जाती है आपकी, क्या जाती है, रोटी। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाता है चना भून लिया, मूंगफली भून लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती कढ़ाई में रखकर भूनना क्या जाता है आपका, अप्रत्यक्ष आ जाता है, और आपका जो इसमें आ जाता है वो प्रत्यक्ष आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। इसके बाद में क्या ऑप्शन है आपके पास, आइए देख लेते हैं, वो भी ऑप्शन देख लेते हैं। इसके बाद स्टूइंग है और पोचिंग है। अब स्टूइंग क्या होता है उसको समझिए, स्टूइंग क्या होता है। स्टूइंग मतलब क्या होता है, स्टूइंग मतलब होता है कि खाद्य पदार्थ को कम पानी में धीरे धीरे पकाना। अब कोई खाद्य पदार्थ को अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, उसको जैसे कटहल की सब्जी हम लोग ले लेते हैं या घुइया की सब्जी मान लीजिए, घुइया मतलब समझते हैं, अरुई, अरवी हो गया या घुइया हो गया, जो भी उसको हम लोग घुइया अरवी दोनों बोलते हैं, सूरन जिसको ओल या कान बोलते हैं। तो इन सब की सब्जी कैसे बनाई जाती है, इन सबको अच्छे से गरम मसाला वगैरह लिया जाता है, कटहल ये सारी चीज़ों को गरम मसाला वगैरह लिया जाता है, उसको अच्छे से मसाला भूना जाता है। फिर जो हमने कटहल को फ्राई किया है या बॉयल किया है या जो है भुना हुआ है, उसको क्या करते हैं, डालते हैं और उसको खूब मिला उला के चला वला के, और इसके बाद उसको ढक देते हैं, धीमी आंच पर करीब आधे घंटे तक पकाते हैं, इसलिए ताकि उसका मसाला उसमें भिन जाए, उसका मसाला उसमें भिन जाए। और वो जो सब्जी जब आप खोलते हैं ना,
तो उससे बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आती है, बहुत बढ़िया सी, भूख बढ़ा देता है। ठीक है, उसको स्टोइंग बोलते हैं। अब पोचिंग क्या बोलते हैं? पोचिंग क्या बोलते हैं? पोचिंग का मतलब होता है कि उबलते हुए पानी में जो मतलब उबलने वाला जो पानी होता है, बिल्कुल उबलने वाला पानी रहे, उसमें छोटी छोटी आपको बिंदी दिखाई पड़ने लगे बर्तन में, और उसी समय क्या करेंगे, उसको बिल्कुल गैस धीरे कर देंगे, उबलने नहीं देंगे पानी को, बिल्कुल गैस सिम कर देंगे। उसमें आप क्या करेंगे, अपना अंडा डाल देंगे, मांस मछली, ये सब मांस मछली के लिए ही उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, और उसको डाल देंगे और उसके बाद में उसको जो है पकाएंगे। ठीक है, धीरे आंच पर उसको कुछ देर तक पकाएंगे। वो अंडा पक जाएगा, जो मांस मछली है वो अच्छे से मुलायम हो जाएगी। उसके बाद उसको निकाल कर और उसके बाद अपना जो है, जो जिस तरह से पकाना हो या मसाला वो लगा के, मिर्च लगा के जो खाया जाता हो, तो वो सब करके तो उसका उपयोग जाता है। इसको टमाटर वगैरह भी डाल के छिलके उतारने का काम किया जाता है, जो अगर बहुत मतलब रेयर में ऐसा होता है, लेकिन छिलके उलके उतारने का भी काम ये टमाटर का जो है किया जाता है। तो इसको पोचिंग बोलते हैं। समझ गए? स्टूइंग और पोचिंग समझ गए। रोस्टिंग फ्राइंग मैंने बता दिया। शॉर्टिंग और टोस्टिंग क्या है? और सॉर्टिंग जिसको बोलते हैं सॉटे करना। सॉर्टिंग बोलते हैं क्या? सॉटे करना। सॉटे करने का क्या मतलब होता है? आपने हल्का सा तेल डाला और सब्जियों को काट के डाला, और सब्जियों को काट के टॉस करके आप उसको क्या बोलते हैं? आप उसको जो है उछाल उछाल के पकाते हैं, या आप उसको चला चला के पकाते हैं, तो बोलते हैं सॉटे कर लीजिए थोड़ा सा। बोलते हैं ना, आप लोगों ने अगर चैनल्स देखे होंगे वो वाले कुकिंग वाले, तो इसमें सॉटे करना बहुत बोलते हैं, सौते कर लीजिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सौते कर लीजिए। तो सॉटे करना, सॉटे मतलब मैं बोल रही हूँ लेकिन इसको बोलते हैं सौते, सॉटे नहीं बोलते, सौते बोलते हैं। तो सॉटे करना का मतलब क्या होता है कि आपने हल्का सा तेल डाला और उसमें खूब अच्छे से घुमा घुमा के सब्जियों को पकाया। सब्जियां पकनी नहीं है, सिर्फ उसको क्या करना, हल्का सा भूनना, उसका कच्चापन मिट जाना है। और टोस्टिंग क्या होता है? टोस्टिंग होता है किसी भी मुलायम चीज़ को, खासकर ब्रेड या रोटी को, उसको भून भून के टाइट करना, कुरकुरा करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, रोस्टिंग और फ्राइंग होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर तक गर्म करने की विधि को क्या बोलते हैं? बॉटलिंग, कवरिंग, ब्लांचिंग, फ्रीजिंग। बॉटलिंग का मतलब होता है बॉटल में सारी प्रक्रिया जितनी भी की जाती है उसके बाद बॉटल में भर देना, उसको बॉटलिंग बोलते हैं। कवरिंग किसी भी चीज़ को पका वका के उसको जो है ढक देना, उसको कवरिंग बोलते हैं। ब्लांचिंग मैंने अभी आपको बताया कि क्या करते हैं, पानी उबालते हैं, पानी उबालने के बाद में उसको सब्जी को डालते हैं, 1 मिनट तक पकाते हैं, उसके बाद बंद करके गैस छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। फ्रीजिंग मतलब होता है फ्रिज में रखना, ठंडा करना। तो क्या बोल रहा है, फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप की कुछ देर तक रखने की विधि को क्या बोलते हैं? तो सबको पता है, ये ब्लांचिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या करना है, सुमेलित करना है खाद्य पदार्थ को। ठीक है, शर्टिंग क्या होता है, इमल्सिफिकेशन क्या होता है, खमीरीकरण क्या होता है, डेक्स्ट्रिनाइजेशन क्या होता है, जिलेटिनाइजेशन क्या होता है। जब मैंने परसों क्लास ली थी तो मैंने इतना बढ़िया क्लास ली थी कि मैंने एक एक चीज़ आपको बताया था। ठीक है, सॉर्टिंग क्या होता है, अब ये हो गया क्या आपका चर्बी। ठीक है, सॉर्टिंग मतलब हो गया आपका जो फैट है, जानवर वाला फैट है, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टिंग। अब शॉर्टनिंग क्या हो गया कि वो आपकी मथारी में चली जाएगी। मथारी मतलब, या उस चर्बी को आप चाहे जो उसकी ले लीजिए, किसी भी मट्ठे की आप मान सकते हैं, दही की। तो दही का जो फैट होता है ना, उसको मथनी हम लोग बोलते हैं। मथारी मुख्यतः उसको मथारी ही बोला जाता है। तो उसको ऐसे 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 मतलब दोनों हाथ से रगड़ रगड़, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका डंडा हो गया, और इस डंडे को जो है एकदम से दोनों ऐसे घुमाना, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, दोनों हाथ ऐसे 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 करके चलाएंगे दोनों हाथ को एक साथ में। तो उसको क्या बोलते हैं? शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग का काम क्या होता है? मक्खन अलग कर देना, चर्बी अलग कर देना, और जो है पानी अलग कर देना। तो अब क्या आ जाएगा? मथारी यानी कि मथना। ठीक है, इसके बाद में एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन का होता है मेयोनीज। मेयोनीज क्या होता है? अंडे की चटनी होती है। और अंडे की चटनी एमल्सिफिकेशन में क्यों आता है कि अंडे का जो फैट है वो पानी से मिलने की कोशिश करता है, इसलिए एमल्सिफिकेशन करता है। ठीक है, तो आपकी क्या हो गई? मेयोनीज, अंडे की चटनी। खमीरीकरण क्या होता है? खमीरीकरण किससे? जलेबी बनता है खमीरीकरण से। ठीक है, 5वें के बाद क्या आया था? 6वां आया था, और 6वें के बाद क्या आया है आपका? जलेबी, यानी कि चौथा। डेक्स्टिनाइजेशन। डेक्स्टिनाइजेशन को मैंने क्या आपको बताया था कि टोस्टेड ब्रेड। डेक्स्टिनाइजेशन मतलब क्या होता है कि आपका जो है फैट होता है वो आपका जो है वो
फ्राई हो जा नहीं, डेस्टिनाइजेशन का मतलब मैंने बताया था कि जब रोटी पकाते हैं तो रोटी पे भूरे रंग की चित्ती पड़ जाती है, भूरे रंग का क्या पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है। उसी तरह से जब ब्रेड को टोस्ट करते हैं तो ब्रेड लाल हो जाता है। तो क्या हो जाता है, क्यों लाल होता है, क्योंकि उसमें जो होता है स्टार्च, और स्टार्च क्या होता है, टूट जाता है, और स्टार्च टूट जाता है, उसके जब अलग अलग कण बन जाते हैं, इसीलिए ब्रेड हो जाता है क्या, लाल। ठीक है, इसीलिए ब्रेड जब छोड़ दो तो काला हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, तो इसका हो गया तीसरा। लास्ट क्या है, जिलेटिनाइजेशन। जिलेटिनाइजेशन क्या होता है आपका, कस्टर्ड। कस्टर्ड क्या होता है कि वो आपका जिलेटिनाइजेशन हो गया, कि जमने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जिलेटिनाइजेशन बोलते हैं। मैंने आपको इसको बताया था। अगर आप जो है इसको, इस ऑप्शन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो पीछे चले जाइए, वरना इसको मैं बार बार समझाती रही ना तो यही एक ही वीडियो लंबा होता जाएगा। पिछले सब उसमें वीडियो में मैंने ये सारी जितने भी ये पोर्शन हैं, ये जितने मैंने आपको ABCDE ये जो बताया है वो पीछे समझाया है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, ये कस्टर्ड जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर 5वां, 6वां, चौथा, 5वां, 6वां, चौथा कहाँ है, 5वां, 6वां, चौथा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा गर्म करने पर विघटन होने वाले परिवर्तन। कहने का मतलब कि वसा जब हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें बदलाव होता है, टूटता फूटता है, तो वो क्या होता है, तो वसा जब गर्म करते हैं तो उसमें टूटने फूटने की क्रिया होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, ठीक है, उसको हम लोग, तो जब वसा हम लोग गर्म करते हैं ना तो वसा का जो चेन होता है ना वो अलग होता है। जब वसा का जो, जैसे जब हम लोग बोलते हैं ना कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अच्छा होता है, तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल क्यों अच्छा होता है, वो चेन बनी होती है। क्या होती है, वो चेन बनी होती है। जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है उसकी चेन ऐसे 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 बनी होती है। अब वो चेन जो बनी होती है वो स्वास्थ्यवर्धक होती है। लेकिन जब वसा को हम लोग ने खूब गर्म किया, खूब गर्म किया, और इससे धुआं निकलने लगा, इससे क्या निकलने लगा, धुआं निकलने लगा। तो धुआं निकलने लगा तो ये चेन्स जो होती है ना ये टूट जाती है, ये टूट जाती है, अलग हो जाती है, ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं, ये ब्रेक हो जाती हैं। और चेन जब टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, जिसमें अपघटन होता है। अपघटन होता है तो क्या होता है, इसके जो तेल का जो तापमान होता है वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। कि जैसे एक बार आपने तेल को गर्म किया तो इसका तापमान अच्छा था, आपको टाइम लगा गर्म करने में, लेकिन उसके बाद दोबारा जब आपने गर्म करना चालू किया तो क्या हुआ, तेल का तापमान क्या हुआ, अब जल्दी ही वो गर्म हो जाता है, जल्दी ही वो गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो चेन्स हैं वो टूट चुकी हैं, वो चेन्स टूट गई, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाता है। अब वो जैसे ही गर्म होता है तुरंत धुआं निकलने लगता है। उसमें एक्रेलिन जो होता है वो क्या हो गया है, एक्टिव हो गया है। अब ये क्या करेगा, ये आपके शरीर में कि ब्लॉकेज करेगा। कहाँ पर ब्लॉकेज करेगा, हल्ट में, हल्ट की जो नलिकाएं होती हैं जो पंप करने वाली, उसमें जाके ब्लॉकेज करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो चेन है जिसको पकड़ के खींचने वाली थी, कि हाँ चेन है, बिल्कुल पकड़ के मैं खींच के रखूंगी, तुम चिंता मत करो, मैं जैसे ही तुम आगे ऊपर चढ़ोगे मैं खींच लूंगी, ऊपर नहीं चढ़ने दूंगी, मैं जमने नहीं दूंगी तुमको। लेकिन क्या हुआ, अब जब चेन से टूट गई तो क्या हुआ, वो ऊपर गया और वहां पर रुक गया। दूसरा, अब कौन खींचेगा भाई, उसके पास तो खींचने की जगह नहीं है। दूसरा गया वो भी जम गया, उसको भी नहीं खींचा जाएगा। तीसरा गया वो भी जम गया, उसको भी नहीं खींचा जाएगा। तो क्या होगा, चेन टूट जाती है, टूटने के बाद वो जाके जम जाती है। जमने के बाद क्या होता है, उसमें गलत तरीके से धुआं वगैरह निकलता है, जिसमें एक्रिलिन आकर आपका एक्टिव हो जाता है। और एक्रिलिन एक्टिव हो जाता है तो क्या होता है कि आपके हार्ट की समस्या आ जाती है। ठीक है, तो आपका जो तेल है वो 4 तरीके से अपघटन होता है, और 4 तरीके से अपघटन होने के बाद उसका क्या होता है, जो गर्मी का जो बिंदु होता है वो कम हो जाता है, तापमान का बिंदु कम हो जाता है, इसके जो चेन्स होते हैं वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन सही करके लगाते हैं। ऑप्शन सही करके लगाने का क्या मतलब है कि इसको सही क्रम में लगाना है। पहले क्या होगा, वसा गर्म करने पर आपका जो विघटन वाला हुआ है, तो पहले वसा आप गर्म करेंगे, फैट को क्या करेंगे, सबसे पहले गर्म करेंगे तभी ना इसका कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद जल अपघटन से फैटी अम्ल और ग्लिसरॉल, अब जो जल है ये क्या करेगा, ये खत्म होगा, जलेगा। अब जल खत्म होगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरीन भी जो है वो भी धीरे धीरे उसके साथ क्या करेगा, अपघटित होगा, यानी कि खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में चेन का पैरोलोसिस। अब चेन का पैरोलोसिस क्या हो जाता है, चेन अब टूट रही है, चेन अब क्या हो रही है, टूट रही है, जो चेन थी वो क्या हो रही है, टूट रही है। ठीक है, तो क्या होगा, चेन का क्या हो जाएगा, आपका टूटना चालू हो जाता है। चेन का क्या हो जाता है, टूटना चालू हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, उसके बाद में अब शॉर्ट चेन फैटी अम्ल बनाने लगेगा। अब मैंने बताया ना कि पैरालिसिस हो जाएगा, यानी कि चेन
टूट गई है, जोड़ी बिछड़ गई है। ठीक है, अब जोड़ियां बिछड़ गई हैं तो क्या होगा, अब वही अलग अलग जोड़ी खोजने की कोशिश करेंगे। तो सोचे चलो कोई बात नहीं, क्या है कि जो है अकेले आए थे, अकेले जाना भाई, खिसियानी बिल्ली का मानो छे, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अब अकेले आए थे तो अकेले जाना है, अब अकेले आए थे तो अकेले जाना है, कोई साथी मिला नहीं है और हम जो है रो रहे हैं, तो क्या करेंगे, शॉर्ट चेन फैटी एसिड बन जाएगा। वो शॉर्ट हो जाएगा, छोटा और मोटा हो जाएगा, फैटी एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट चेन फैटी एसिड बन जाएगा। अब सॉल्ट चेन जब फैटी एसिड बन जाएगा तो रैंसिड, रैंसिड गमक, कहने का मतलब अब उसमें एसिड्स जो ऐसे फालतू आलतू फालतू नुकसानदायक होते हैं वो रैंसिड एसिड, रैंसिड जो है गमक बन जाएंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, पहला, चौथा, दूसरा। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। पहला, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, भोजन बनाने में अंडे की निम्न भूमिका होती है। जब खाना बनाते हैं उसमें अंडे की निम्न भूमिका क्या होती है, पूछा जा रहा है। इमल्सन का स्थिरता, खमीरकरण पदार्थ, गाढ़ा करने का पदार्थ, झाग बनाना। सबको पता है कि अंडा जब जो लोग खाते हैं, ठीक है, हम लोग तो किताब पढ़ के समझ जाते हैं, आप लोग तो खाते हैं, आप लोग के पास तो प्रैक्टिकल है। तो अंडा जब जो है बनाने में क्या क्या भूमिका होती है सबको पता है कि इमिल्सन जो होता है उसकी स्थिरता आती है। ठीक है, इमिल्सन प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, स्थिरता आती है। मतलब कि इमिल्सन जो प्रक्रिया होना आपके जो है, अगर हम लोग पकाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी इमिल्सिफिकेशन जो प्रक्रिया होती है वो रुकती है। ठीक है, उसके बाद में जो है क्या होगा आपका, दूसरा, गाढ़ा करने का पदार्थ। आप अंडे को बनाते हो तो गाढ़ा करना, खमीरीकरण का पदार्थ है। अंडे में खमीरीकृतकरण जो है अपने आप होता है। अंडे में तो आप देखो, अंडे जिसमें डालते हैं वो चीज़ें फूलती हैं, तो अंडे का खमीरीकरण आ जाता है। पहला आपका आ जाता है ए और दूसरा जाता है आपका क्या, बी, खमीरीकरण पदार्थ। इसके बाद में गाढ़ा करने वाला पदार्थ। अब आप क्या करते हैं, अंडे का क्या होता है, प्रोटीन ही होता है ना, प्रोटीन जब आप पकाओ तो जमने लगता है। ठीक है, तो क्या होता है, वो गाढ़ा करने वाली प्रक्रिया थी। और उसके बाद जब उसको फेंटते हैं हम लोग तो झाग भी बनता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ए बी सी डी उपयुक्त सभी आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइकोपिन निम्न में से कौन सा सक्रिय घटक है, खाद्य स्रोत को सुमिलित करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको भी। लाइकोपिन, फ्लेवोनाइड्स, सिलीनियम, विटामिन ए और करक्यूमिन, जो कुमारिन है वो करक्यूमिन होता है। ठीक है, अब लाइकोपिन कहाँ कहाँ मिलता है, यहाँ पर है टमाटर, लाइकोपिन टमाटर। लेकिन लाइकोपिन सिर्फ टमाटर में नहीं मिलता, लाइकोपिन सेब में भी मिलता है, सेब के छिलके में। लाइकोपिन अनार में भी मिलता है, अनार के छिलके में, अनार के रस में भी मिलता है। लाइकोपिन चेरी में भी मिलता है, लाइकोपिन स्ट्रॉबेरी में भी मिलता है, लाइकोपिन तरबूज में भी मिलता है। जो चीज़ें गुलाबी होती हैं उसमें लाइकोपिन मिलता है। जो चीज़ें क्या होती है, गुलाबी होती हैं। ठीक है, जो चीज़ें गुलाबी होती हैं, रेड होती हैं, उसमें लाइकोपिन नहीं। जो चीज़ें गुलाबी होती है उसमें, गुलाबी होकर रेडिश जाता है उसी में लाइकोपिन होता है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ रेड है सब्जी फल में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुलाबी ही बोलते हैं, उसमें लाइकोपिन मिलता है। ठीक है, फ्लेवोनाइड्स किस में मिलता है, तो फ्लेवोनाइड्स आपके मिल जाता है किसमें, लहसुन में। फ्लेवोनाइड्स किस में मिल जाता है, लहसुन में। लेकिन एक चीज़ फ्लेवोनाइड्स के बारे में जानिएगा कि फ्लेवोनाइड्स आपके हर चीज़ में मिल जाता है जिसमें वाइट चीज़ें होती हैं। अब वाइट का मतलब ये नहीं बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद, बिल्कुल जो है दूध की जैसे नहीं, जो आपकी जैसे गोभी है तो गोभी के आपके जो है फ्लेवोनाइड्स मिलता है। लेकिन अगर मान लो ब्रोकली है तो ब्रोकली जब आप छीलते हो, काटते हो, तो उसका जो अंदर वाला हरा चीज़ें होता है वो वाइट होता है, उसमें मिल जाता है आपका। ठीक है, इसी तरह से आप प्याज काटते हो, प्याज में जो वाइट होता है उसमें फ्लेवोनाइड्स मिल जाता है। इसके बाद में आप बहुत सी चीज़ें सब्जियां वगैरह है जो आप काटते हो उसमें अंदर से वाइट रहता है, उसमें फ्लेवोनाइड्स होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या हो गया, पहला क्या था, पांचवा, दूसरा क्या था आपका, चौथा। उसके बाद में सिलेनियम। अब सिलेनियम आपको जानते हैं किस में मिलता है, समुद्री खाद्य पदार्थ में, या आपका किस में मिलता है, मांसाहारी चीज़ों में। ठीक है, मांसाहारी जो प्रोटीन्स होती हैं और जो समुद्री खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें सिलेनियम मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा इसका हो गया। विटामिन ए किस में मिलता है, तो विटामिन ए आपको, ई सबको पता है कि अंकुर, गेहूं के अंकुर में विटामिन ई आपका अच्छी मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये
नंबर 6। और करक्यूमिन किस में मिलता है? हल्दी में। हल्दी में भी करक्यूमिन मिलता है और अदरक में भी करक्यूमिन मिलता है, और अदरक की ही फैमिली का है हल्दी। अदरक की फैमिली की जितनी भी चीज़ें आपके सामने अगर आ गई ना कभी भी, तो आप उसमें करक्यूमिन लगा देंगे। ठीक है, अदरक की फैमिली की कोई भी चीज़ें अगर आपके सामने आ जाए उसमें करक्यूमिन आप लगा देंगे। ठीक है, तो आपका आ गया हल्दी। ठीक है, तो ये आपका आ गया और जो है करक्यूमिन। क्या आज गया आपका ऑप्शन नंबर क्या है? आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर हम लोग। ऑप्शन नंबर 5वां है, चौथा है, आपका ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अमरूद की जेली बनाने की विधि के चरणों को सही क्रम में लगाना है। बहुत आसान है, जब हम लोगों ने पिछली क्लास की थी उसमें भी हम लोगों ने सही चरण में लगाया था। बहुत आसान क्वेश्चन है। अमरूद की कतलियों को काटना है। अमरूद की कतलियों को 40-50 मिनट तक रखना है। मिश्रण को महीन कपड़े से दबाना है। निचोड़ के चीनी अम्ल को डालकर पकाना है। तैयार की जांच को सीट पर डालना है। पेक्टिन की मात्रा जांचने के लिए अल्कोहल टेस्ट करना है। मिश्रण को जीवाणु हरित बर्तन में डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अमरूद की कतलियों को हम लोग क्या करेंगे? काट लेंगे। भाई अमरूद काटना सबसे पहले आवश्यक है। उसके बाद में अमरूद की कतलियों को क्या करेंगे? भिगा देंगे पानी में। ठीक है, उसके बाद में क्या करें? मिश्रण को महीन कपड़े से बिना जो है क्या करते हैं, दबाए हुए छान लेंगे। महीन कपड़े से मिश्रण को छानेंगे। ठीक है, मिश्रण को क्या करेंगे? महीन कपड़े से छानेंगे। महीन कपड़े से छानने के बाद पेक्टिन की मात्रा को जांचेंगे। ठीक है, पेक्टिन की मात्रा को जांचेंगे। क्यों जांचेंगे? कि भाई बनाने लायक है नहीं, या इसको और कुछ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, फिर तैयारी को जांचने के लिए सीड टेस्ट करेंगे। अब सीड टेस्ट क्या होता है? सीड ऐसी होती है आपकी, ठीक है, प्लास्टिक की होती है या किसी भी चीज़ की हो सकती है, उस पर ऐसे मिश्रण रख देते हैं। अगर ऐसे सीधा तिरछा कर दिए सीट और ये मिश्रण गिर पड़ा तो यानी कि इसको और गाढ़ा करना है, और ऐसे सीट को सीधा कर दिए और मिश्रण क्या हुआ? गिरा नहीं, तो क्या हुआ? आपका मिश्रण तैयार है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होने के बाद में मिश्रण को आप ऐसे बर्तन में रख देंगे, जो बर्तन क्या होगा? बिल्कुल साफ सुरक्षित धूप दिखाया हुआ वो आपका बर्तन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, मैं यहाँ पर लिख दूँ ऑप्शन नंबर आपका। ठीक है, पहला है आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, छठवां। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसके बाद में है आपका क्या? छठवां। छठवें के बाद में है आपका चौथा, और चौथे के बाद में क्या है आपका? पाँचवा। पाँचवें के बाद में क्या है आपका? सातवां। ठीक है, आप इसको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, सक्रिय अंश की सूची दिया हुआ है, उसको आपको मिलाना है। मैंने अभी अभी आपको इसको बता दिया, बहुत ज़्यादा अब आपको समस्या नहीं करनी है इसमें। ठीक है, चलिए, सेलेनियम कहाँ मिलता है? समुद्री खाद्य पदार्थ में। मैंने पहले बता दिया, समुद्री खाद्य पदार्थ में या मांस मछली में आपको मिलता है सेलेनियम। ठीक है, उसके बाद में फ्लेवोनॉइड्स, मैंने बता दिया कि फ्लेवोनॉइड्स सफ़ेद चीज़ों में मिलता है। जो आपके वनस्पति हैं उसके सफ़ेद चीज़ों में फ्लेवोनॉइड्स मिलता है। पत्ता गोभी में मिल जाता है, सलजम में मिल जाता है, फूल गोभी में मिल जाता है। पत्ता गोभी मतलब वो वाली नहीं, हरी वाली। पत्ता गोभी मतलब जो पर्पल वाली पत्ता गोभी आती है, उसको आप जब काटते हो तो उसके अंदर हरा के पर्पल की जगह फिर अंदर में क्या होता है? वाइट होता है, उसमें भी मिल जाता है। ठीक है, तो किस में मिल जाएगा? आपके लहसुन में मिल जाएगा। ग्लूटाथियोन किस में मिल जाता है आपको? ग्लूटाथियोन जो होता है ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको खाने के बाद में आपके पूरे शरीर का जो रंग होता है ना, वो साफ होता है। ग्लूटाथियोन का मतलब क्या होता है? कि आपके जो शरीर के रंग है वो साफ होते हैं। किसमें? आपके पालक में, एवोकाडो में, शतावरी में, आपके उसमें भिंडी में, इन सब में मिल जाता है ग्लूटाथियोन। और ग्लूटाथियोन ऐसा ही नहीं है, बहुत अत्यधिक भी अगर ले लिया जाता है तो भी नुकसान करता है, कब्ज हो सकता है और वो शरीर में लगने की बजाय नुकसान करने लगता है। ठीक है, तो ग्लूटाथियोन कहाँ मिलता है? ग्लूटाथियोन आपको मिलता है किसमें? पालक में। ठीक है, ग्लूटाथियोन। विटामिन ई कहाँ मिलता है आपको? तो विटामिन ई आपको पता है कि बादाम में मिलता है। ठीक है, और अल्फा लियोपिक एसिड क्या होता है? तो प्राकृतिक एंटी एसिड है, जो क्या ऑक्सीडेंट है, जो शरीर में आपको आलू, ब्रोकली, पालक, लीवर, इन सब को आप खाते हैं तो ये क्या होता है? शरीर में जाता है और अवशोषित होता है। कहाँ पर? लीवर में और किडनी में अवशोषित होता है, लीवर किडनी के द्वारा, और वो शरीर में लगता है। ठीक है, तो अल्फा लियोपिक एसिड क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, किस में मिल जाता है आपको? ये
इसमें आपको मिल जाता है ये क्या कहते हैं आपका, ये क्या कहते हैं इसको, अल्फा लियोपिक एसिड। तो आपका क्या हो गया कि ये आपका मिल जाता है किसमें, पालक में भी चला जाएगा और एस्पेरेगस में भी चला, और विटामिन ई भी एक मिनट सॉरी, ग्लूटाथियोन भी जो है आपका पालक में भी चला जाएगा और एस्पेरेगस में भी चला जाएगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले ग्लूटाथियोन कहाँ, एस्पेरेगस में भी सबसे ज़रूरी है, इसमें डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो रेयरली मिलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर सही है क्या, तीसरा है, पहला है, चौथा है, आइए देखते तीसरा पहला, तीसरा पहला, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। ठीक है, ए सही है, मिला लीजिएगा, मैंने बता दिया है आपको, अच्छे से समझ लिया कीजिए। ठीक है, अब लेमन सूफले क्या होता है, लेमन सूफले क्या होता है, इसको बना पहले हम समझ लेते हैं। लेमन सूफले जो होता है ना वो क्या होता है आपके, एक ऐसी चीज़ बनती है जो नींबू का रस और नींबू के छिलके को मिलाकर बनती है, पहली चीज़। दूसरी, इसमें अंडे का ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई जाती है, किसमें, लेमन सूफले में। ठीक है, लेमन सूफले को मैं थोड़ा और अच्छे ढंग से आपको बता दूं। लेमन सूफले जो है जेलेटिन पड़ता है, अंडा पड़ता है, इसमें चीनी पड़ती है, इसमें क्रीम पड़ता है, इसमें नींबू का रस और नींबू का छिलका दोनों पड़ता है। ठीक है, नींबू का रस और नींबू का छिलका इसमें बेस्ट मतलब कि मुख्य होता है। ठीक है, अंडे का जो इसमें सफ़ेद भाग है वही डाला जाता है, पीला भाग नहीं डाला जाता है, और मतलब बनाने का जो उसका अपना तरीका होता है। ठीक है, तो इसी को लेमन सूफले कहते हैं। अब लेमन सूफले को किस तरह से बनाया जाता है उसको समझ लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो अंडे की जर्दी होती है ना उसको अलग करते हैं, मैंने अभी बताया ना कि सफ़ेद भाग का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, अंडे की जो जर्दी होती है उसका सफ़ेदी भाग हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं और अंडे का सफ़ेदी भाग निकालते हैं। अंडे की जर्दी में चीनी और नींबू का रस डालते हैं, अंडे की जर्दी में चीनी और नींबू का रस, मैंने अभी बताया चीनी और नींबू का रस पड़ता है। ठीक है, अंडे की जर्दी वाले मिश्रण को जो है बॉयलर से मुलायम होने तक पकाते हैं। ठीक है, जो अंडे की जर्दी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, जो है जो डबल बॉयलर होता है ना, डबल बॉयलर का मतलब होता है नीचे पानी उबल रहा है और ऊपर आपने कोई बर्तन रख दिया, उस बर्तन में आपने कोई चीज़ डाल दी है, मेल्ट होने के लिए डाल दी है या आप उसको पकाने के लिए डाल दी है, जो जैसा मैटर करता है। तो अंडे की जर्दी को क्या करेंगे, वाले मिश्रण को क्या करेंगे, जो डबल बॉयलर वाला मेथड है उसमें क्या करेंगे, डालेंगे, किसको, अंडे की जर्दी को। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे कि डबल बॉयलर से उतारकर उसको ठंडा करेंगे, जाहिर सी बात है डबल बॉयलर से उतारकर उसको ठंडा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग करेंगे कि धुली हुई जो घुली हुई जेलेटिन होती है ना, जेलेटिन को घोलना पड़ता है चीनी के साथ में, कल बताया था ना कि चीनी का जेलेटिन का भोजन होता है चीनी, जब चीनी और जेलेटिन मिलाई जाती है तभी जेलेटिन अपना रंग दिखाती, नहीं तो वो अपना काम ही नहीं करती ठीक से। तो क्या करेंगे, जो है जो आपका क्या कहते हैं उसका, धुली हुई जेलेटिन मतलब घुली हुई जेलेटिन को अंडे की जर्दी में मिलाना होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, फेटी हुई जो अंडे की सफ़ेदी और क्रीम अंडे का सब वो मिश्रण को ठंडा करते लेते हैं, ठंडा करने के बाद उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, और मिश्रण को सूफले डिश में डालकर रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं। ये हो जाता है लेमन सूफले। अब लेमन सूफले का क्या होता है, हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है, डी है, सी है, एफ है, ए है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 में दिए गए सूची 2 को आपको मिलान करना है। बहुत आसान है, मैंने इसको करा रखा है इसलिए बहुत ज़्यादा इसको मैं डीप में नहीं जाऊंगी। खमीरीकरण किसके साथ चला जाएगा ये बताइए। तो खमीरीकरण आपका किसके साथ चला जाएगा, ठीक है, क्या आपको इसमें बताना है, पहले उसको देख लीजिए। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि जो है क्या किसके साथ में जाएगा। तो खमीरीकरण किसके साथ में होता है, तो खमीरीकरण हमेशा जाएगा भटूरा। जब भटूरा बनाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, आटे को दही से गूंथना पड़ता है, या आपको दही उसमें आटे में ईस्ट डालना पड़ता है, या बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालना पड़ता है, ताकि वो क्या करे, फर्मेंट करे और फूले। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, अंकुरण। अंकुरण के लिए क्या होता है, आप एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन का मतलब होता है मेयोनीज। एमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि मेयोनीज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एमल्सिफिकेशन। ये सब इतना आ चुका है ना कि रट गया है।
अंकुरण, अंकुरण क्या होता है? अंकुरित सलाद होता है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें दी हुई हैं। और डेस्टिनाइजेशन क्या होता है? मैंने पहले बता दिया, चपाती होता है। डेस्टिनाइजेशन क्या मतलब होता है? चपाती होता है। चपाती का जो क्या स्टार्च होता है, टूटता है, वही काला होता है। ठीक है। और उसके बाद होता है शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग क्या होता है? मैंने ये भी आपको बता रखा है कि शॉर्टनिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जो आपके फैट मतलब फेंट दिया जाता है, तो फेंटने के बाद आपको क्या होता है? मक्खन को अलग कर दिया जाता है। तो एप्पल पाई जो होता है, एप्पल पाई, एप्पल पाई बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसको भी खूब अच्छे से मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है। उसके बाद उसका जो एप्पल का जो है पूरा एकदम से मथ के एकदम से ऐसे झाग झाग टाइप का हो जाएगा, तब उसका एप्पल पाई बनता है। ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन आ जाएगा कौन सा? चौथा, पांचवा, दूसरा, कहाँ गया? चौथा, पांचवा, पहला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखते हैं, आइए। निम्नलिखित आर्द्र ऊष्मा से भोजन पकाने का तरीका है। आर्द्र ऊष्मा की बात हो रही। आर्द्र ऊष्मा, आर्द्र ऊष्मा, आर्द्र मतलब नमी, नमी मतलब पानी का उपयोग हो रहा है। नमी का मतलब पानी का उपयोग हो रहा है। ठीक है। तो क्या सिमरिंग है, ब्रॉयलिंग है, स्टूइंग है, स्टीमिंग है, सॉटिंग है? तो जिसको हम लोग सौते बोलते हैं, सौते। कभी भी अगर आप शब्द का उच्चारण करें किसी के सामने, होटल पे जाएं, मोटल पे जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, रिजॉर्ट में जाएं, कहीं भी जाएं, तो वहाँ सॉटिंग नहीं बोलेंगे, सौते बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सौते। मुझे सौते वेजिटेबल चाहिए, ये आप बोलेंगे। ठीक है। तो सौते। ठीक है। तो सिमरिंग क्या है उसको देखते हैं। चलिए समझ के आते हैं। सिमरिंग मतलब होता यही कि पानी को धीरे आप उबालेंगे, उबालने में जो चीज़ें डालेंगे और धीरे धीरे उसको पकाएंगे, उसको बोलते हैं क्या? सिमरिंग। ठीक है। ब्रॉयलिंग क्या होता है? ब्रॉयलिंग आपके जो है इस मेथड में नहीं आता है। ठीक है। आपके ब्रॉयलिंग इस मेथड में नहीं आता है। ब्रॉयलिंग आपका क्या होता है? ऑयल लगाकर हल्का सा उसको भूनना होता है, वो ब्रॉयलिंग में आ जाता है। स्टोइंग क्या होता है? स्टोइंग अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि स्टोइंग क्या होता है। तो स्टोइंग मैंने बताया था आपको, याद है? अगर याद है तो बिल्कुल, नहीं याद है तो पीछे जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या जाएगा? स्टीमिंग। स्टीमिंग क्या होता है? अभी वो भी मैंने बताया था, भाप देने की प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा? ए सी ई, ए सी ई कहाँ है? ए, और एक मिनट, ए, हाँ, सी ई कहीं है क्या? ए बी डी, ए सी डी डी, अच्छा हाँ, ये ए सी डी। ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए, जो चीज़ें मैंने बता रखी हैं उसको मैं बता नहीं रही हूँ, इसलिए समस्याग्रस्त मत होइएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? ये क्वेश्चन नंबर 3, आर्द्र ऊष्मा से स्टार्च के कणों में आने वाले परिवर्तन को सही क्रम में लगाना है। ये क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, आगे मैं पूरा इसका ऑप्शन आपको बताऊंगी। ये ऑप्शन भी मैंने आगे लिख रखा है। आर्द्र ऊष्मा से स्टार्च के कणों में आने वाले परिवर्तन मतलब कि जब आप नमी वाला जो है ऊष्मा देते हैं तो स्टार्च में आपके क्या परिवर्तन आता है, वही बताना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं क्या आपका मैंने लिख रखा है, उसको आप पूरा देख सकते हैं। ठीक है। मैंने लिख रखा है। ठीक है। आप ही लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ। स्टार्च कणों में उपस्थित स्टार्च की जो है पानी सोखती है और उसके लक्ष्य खुल जाते हैं। स्टार्च कणों में उपस्थित स्टार्च पानी सोखता है और उसके क्या होते हैं? लक्ष्य खुल जाते हैं। दूसरा है ऊष्मा देने से हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, जिसमें कणों में पानी आसानी से घुस जाता है। मिश्रण गाढ़ा और पारदर्शी हो जाता है। स्टार्च में कण ठंडे पानी में से निलंबित हो जाते हैं। स्टार्च के कणों का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका स्टार्च होता है, स्टार्च कणों में उपस्थित स्टार्च की चेन पाई जाती है। ठीक है। चेन जो पाई जाती है वही क्या होती है? जो पानी सोखता है, और जब वो पानी सोखता है तो चेन जो होती है ना वो फूल जाती है। लच्छे जो होते हैं वो खुल के क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है? लच्छे खुल के क्या हो जाते हैं? आपके फूल जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपका क्या हो जाता है कि मिश्रण गाढ़ा हो जाता है। अब जब फूलता है तो मिश्रण गाढ़ा, जाहिर सी बात है जो फूलेगा वो गाढ़ा हो जाएगा। मिश्रण क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। जब जो है पतले रहते हैं तो क्या होता है? हम लोग पतले रहते हैं तो कहीं भी से गुजर जाते हैं, और जब हम लोग बिल्कुल ऐसे खा पी के बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाते हैं, गोल मटोल से हो जाते हैं, बिल्कुल सुंदर से चब्बी चब्बी टाइप के हो जाते हैं, तो क्या होता है? कहीं से भी गुजर जाते हैं क्या? नहीं गुजर पाते। क्या होता है तब? हम लोग फूल जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं। कहते हम लोग के देहाती कहावत में है कि अरे भैया बहुत मोटाई गई, बड़ा गाढ़ है उनके, तो बड़ा गाढ़ है मतलब कि बड़ी परेशानी, एकदम से बड़े मोटे मोटे हो गए हैं। तो वही चीज़ क्या है कि गाढ़ा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा? उसके बाद में आपका आ जाएगा
स्टार्च कण ठंडे पानी में निलंबित हो जाता है। अब जो स्टार्च कण है वो क्या होते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं, फूल जाते हैं लेकिन वो ठंडे हो जाते हैं, उसी फूले फूली अवस्था में ही क्या हो जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाता है, उसके बाद में उष्मा देने से हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, जिससे कणों में पानी आसानी से घुस जाता है। अब जब उसको गर्मी दी जाती है तो उससे क्या हो जाता है, हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स होते हैं वो अपने आप से टूट जाते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और टूट जाने की वजह से क्या होता है, उसमें पानी घुस जाता है। और उसके बाद में क्या हो जाता है, स्टार्च कण जो होते हैं उसके जो आकार होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा रहता है वो स्टार्च का आकार भी, स्टार्च जो कण होते हैं उनके आकार भी बड़े होते हैं, क्योंकि वो टूट जाता है, बॉन्ड्स टूट जाते हैं, उसमें पानी घुस जाता है, तो जाहिर सी बात है ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 3, 5, 1, 3, 4, 2, 5, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ही पहले आप लोग को मैं बताऊंगी। ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मैं मतलब आप लोग को पहले बताऊंगी, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह आप लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हो। अलग अलग खाद्य पदार्थों में उनकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग होती है। जिस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट सामग्री होती है वो जिस गति से, मतलब जितनी तेज गति से वो ब्लड में जाके शुगर में जाके मिलती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज़्यादा होता है। सुन लीजिए, हर खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट अलग अलग ज़्यादा कम मात्रा में होता है। जिस खाद्य पदार्थ का कार्बोहाइड्रेट रक्त में जाके शर्करा के माध्यम से मिल जाता है उतना ही उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको बताना, कॉर्नफ्लेक्स में, राजमा में, डबल रोटी में, ओट्स में, सेब में ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको बताना है। तो आपका जो राजमा है, आपका सबसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, वो आपको क्या कहते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है वो आपको बताना है। तो राजमा में आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ओट्स में कम है और सेब में कम है। क्यों? क्योंकि जो आपका राजमा होता है ना, इसमें जो आपके जो है कार्ब होते हैं वो प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, कार्ब्स कम होते हैं। ठीक है, आपका जो ओट्स होता है ना, ओट्स, तो ओट्स में भी क्या होते हैं आपके, ओट्स में भी आपके जो है आपके मक्के के बनते हैं, आपके जौ के बनते हैं, जौ को ही ओट्स वगैरह माल्ट वगैरह बोलते हैं, ऐसे ही बाजरे के बनते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, कार्ब कम होता है। ठीक है, और सेब, सेब तो सबको पता है कार्ब उसमें नहीं होता है। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है इसके जो है ये बहुत जल्दी जो है शरीर में जाके कार्बोहाइड्रेट, इसका शर्करा नहीं बनता, और शर्करा तुरंत ग्लाइसेमिक इंडेक्स में चेंज नहीं होता, मिलता नहीं है। ठीक है, सबसे जल्दी जो है आपको क्या होता है, कॉर्नफ्लेक्स, डबल रोटी, ये तो क्या हो जाएगा, राजमा, ओट्स और ये दूसरा, चौथा और पांचवा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जाता है, छेने द्वारा छोड़ा पानी, ठीक है, रेनिन, नींबू का रस, इनमें से सभी। तो आप सबको पता है रेनिन का मतलब ही होता है फटा हुआ दूध या दही। जब बच्चे दूध पीते हैं और जब वो उल्टी करते हैं, मैंने आपको बहुत पहले इसको समझाया था, कम से कम 10 दिन हो गया, कि जब बच्चे दूध पीते हैं और उल्टी करते हैं तो तुरंत वो क्या करते हैं, उल्टी करते हैं दही का। ठीक है, बोलते हैं कि अरे बच्चा जो है पट्टी कर दिया, वॉमिटिंग कर रहा है, तो किसकी, दही जैसा निकल रहा है। तो वो जो है दही नहीं होता, फिलहाल वो दूध ही होता है, लेकिन रेनिन इतना सक्रिय होता है कि वो जैसे जाता है पेट में तुरंत वो क्या हो जाता है, जो है सक्रिय हो जाता है। जैसे मुंह में जाता है दूध तैसे सक्रिय, उसका सक्रियपन होने लगता है। ठीक है, तो छेने के पानी द्वारा भी और रेनिन के द्वारा भी, क्योंकि रेनिन भी खट्टा होता है, नींबू के रस द्वारा, सबके द्वारा पनीर बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्जियों का मिलान करना है सूचीवर्ण, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया सब कुछ, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। कद्दू में क्या होता है, स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, चुकंदर में क्या होता है, प्याज में क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, एंथोसाइनिन के होता है, जो गहरे बैगनी रंग के होते हैं उनमें एंथोसाइनिन होता है, और एंथोजीनस होता है, सलजम में ब्रेसी कैसी ऐसे करके होते हैं, उसमें होता है। ठीक है, प्याज में क्या होता है आपके, तो आपके जो प्याज है उसमें कैरोटीनॉइड भी होता है, क्योंकि वो आंखों में लगता है, और उसमें एंथोसाइनिन भी होता है, क्योंकि उसके छिलके में एंथोसाइनिन भी होता है। ठीक है, इसलिए जो है ऐसा नहीं है जो चीज़ ज़्यादा होगा वही आप मानिएगा, ऐसा नहीं कि हाँ इसमें ये भी होता है तो ये गलत है, नहीं, जो चीज़ ज़्यादा होगा वो मानिएगा। ठीक है, अब कद्दू में क्या होता है, तो कद्दू में बोटोलिनस होता है, क्या होता है, बोटोलिनस होता है कद्दू में। और स्ट्रॉबेरी में मैंने अभी आपको बताया था कि एंथोसाइनिन होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉबेरी लाल रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है, इसलिए स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, एंथोसाइनिन होता है। और चुकंदर में क्या होता है, चुकंदर में आपको क्या होता है, एंथोलैथिनस होता है, और साथ साथ एंथोसाइनिन भी होता है, साथ साथ आपको क्या होता है, हाँ एंथोजीनस भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि
क्योंकि चुकंदर पर्पल कलर का होता है, साथ साथ उसमें कुछ रेडिश पार्ट भी होता है, इसलिए। ठीक है, तो चुकंदर में क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, चुकंदर में एंथोथीनस हो जाएगा, यानी कि आपका तीसरा हो जाएगा। और उसके बाद में प्याज में क्या हो जाएगा, कैरोटोनाइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है, कैरोटोनाइड हो जाएगा, यानी कि आपका चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अंडे में पाया जाने वाला पैसिकरण एजेंट कौन सा है, एवेडिन है, लेसेथिन है, ओवेलिन है, लाइसिन है। तो आपका जो आपका अंडे में पैसिकरण वाला जो होता है, तो दो आपके जो है अंडे में प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से अंडे में प्रोटीन पाया जाता है, एक पाया जाता है आपका ओब्यूलिन और एक पाया जाता है विटालिन। ठीक है, एक कौन सा पाया जाता है, एब्यूलिन पाया जाता है, दूसरा आपका जो है विटालिन पाया जाता है, और आपका जो है अंडे में एविडीन भी पाया जाता है। ठीक है, तो जो है अंडे का जो पैसिकरण वाला एजेंट होता है वो कौन सा होता है, लेसिथिन होता है। लेसिथिन अंडे की जो है जर्दी और जो है पौधे कोशिकाओं में पाया जाने वाला वसा चयापचय की जरूरी पीला फास्फोलिक कमजोर रूप से पैसिकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको पानी में मिलाकर जो है मिलाया जाता है, तो ये पैसिकरण वाला जो है क्रिया करता है कौन, लेसिथिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि शीतल चाय में धुआंलापन आ जाता है, शीतल चाय में धुआंलापन, शीतल मतलब ठंडी चाय में, यह एसिड के साथ टैनिन और कैफीन की प्रतिक्रिया की वजह से होता है। ठीक है, तो जो शीतल चाय मतलब जब चाय ठंडी होती है तो बोलते हैं इसको पीना नहीं चाहिए, चाय ठंडी होती है तो नुकसान करती है। क्यों, क्योंकि इसमें एसिड जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, जो टैनिन होता है वो एक्टिव हो जाता है, जो कैफीन होता है वो एक्टिव हो जाता है। वो इस तरह से एक्टिव होता है ना, जो आपके हार्ट को, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और शीतल चाय धुआंलापन आ जाता है, वो जब चाय ठंडी होती है तो अजीब सी देखने में लगती है और स्वादहीन भी हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना जल्दी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 1 घंटा पूरा होने वाला है और अब वही हम लोगों ने 20 क्वेश्चन नहीं किया है, क्योंकि जब बहुत अधिक समझाने लोगों ने तो ऐसे ही होता है, बहुत ज़्यादा कर नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समझना भी जरूरी है। ठीक है, अब क्या है कि खाने के मदों को पकाना है, गुणधर्म से मिलान करना, अंडे की सफ़ेदी कहाँ जाएगा, ठीक है, कॉर्न स्टार्च कहाँ जाएगा, वेनिला कहाँ जाएगा, तेल कहाँ जाएगा। ठीक है, तो आपके क्या है, गुणधर्म को मिलाना है आपका। ठीक है, तो आपका गुणधर्म मिलाने में क्या होगा, अंडे की सफ़ेदी आप सबको पता होगी कि जो है झागदार होती है, अंडे की सफ़ेदी क्या होती है, झागदार हो जाती है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, जो है फेंटते हैं, तब अंडे की सफ़ेदी और पीला दोनों भाग को जब फेंटते हैं तब झागदार हो जाता है। उसमें सफ़ेदी भाग भी इसका क्या होता है, जो है इंपॉर्टेंट होता है। कॉर्न स्टार्च क्या करता है, गाढ़ा करता है, सबको पता है कॉर्न स्टार्च। वेनिला क्या होता है, वेनिला आपका क्या होता है, एसेंशियल ऑयल होता है, यानी कि गंध होता है, एसेंस होता है। और तेल क्या होता है, धुआं निकालने वाली बिंदु आ जाती है, जब तेल का मैंने बताया चेन टूटता है तब। आपका क्या आ जाता है, आपका तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है आपका ऑप्शन। आइए देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पररक्षक यानी प्रिजर्वेटिव जो रंगीन फल स्क्वैश में डाला जाता है, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोइट। तो आप सबको इसको बारे में मुझे लगता है पता ही होगा कि जो प्रिजर्वेटिव में सोडियम बेंजोइट ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है क्या हो गया, ये तो मुझे लग रहा है कट गया, कोई बात नहीं, मैं बोल देती हूँ। है क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक साथ कट गया है। ब्लांचिंग है, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, ब्लांचिंग है, झाग बनाना है, पायस है, पायसी करना जिसको बोलते हैं समरूप करना, और ग्लूटीन बनाना। दूसरी तरफ है तेल है, दूध है, गेहूँ है, अंडा है, हरे पत्ते हैं, चीनी है। ठीक है, तो ब्लांचिंग किसका किया जाता है, हरे पत्ते और हरे सब्जियों का किया जाता है। आप सबको पता होगा, ये मैंने आपको कई बार अभी तक बता दिया है, इसीलिए इतना देर हो गया जो है क्लास में। ठीक है, और झाग बनाना किसका काम होता है, तो झाग बनाना आप सबको अभी अभी तुरंत बता दिया कि झाग बनाना होता है अंडे का काम। ठीक है, उसके बाद में समरूप करना, पायस करना, पायस करने का क्या मतलब होता है आप लोगों को बताना है। तो पायसीकरण किस में होता है, तेल में होता है। ठीक है, पायसीकरण किस में होता है, तेल में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और समरूप करना किस में होता है, आपका दूध में पानी मिलाकर समरूपता लाई जाती है, आप सबको भी पता होगा।
साथ में ग्लूटिन। ग्लूटिन बनाना क्या होता है आपको पता है? ग्लूटिन प्रोटीन किस में होता है? आपके गेहूं में होता है। ग्लूटिन प्रोटीन अभी इसमें होता है, ग्लूटिन जो है गेहूं में होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? पांचवा है, चौथा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से ज़्यादा हम वीडियो बनाते नहीं है क्योंकि फिर उसको देखा नहीं जाता है। ठीक है, फिर उसको क्या किया जाता है? देखा नहीं जाता है, इसलिए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग 1 घंटे की वीडियो इसको खत्म करते हैं बिल्कुल से। चीज़ बनाने की विधि को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। लैक्टिक एसिड डालेंगे, दूध का पौष्टिकरण करेंगे, नमक डालेंगे, बैक्टीरिया फफूंदी डालेंगे, रेन डालेंगे। चीज़ बनाने की विधि को सही क्रम से व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चीज़ बनाने की विधि को सही क्रम में लगाएंगे हम लोग। चलिए ठीक है, लगा लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? दूध का पौष्टिकरण करेंगे। क्यों? ताकि दूध जो है खराब ना हो जल्दी से। ठीक है, तो दूध का क्या करेंगे हम लोग? पौष्टिकरण करेंगे। दूध का पौष्टिकरण मैंने आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद लैक्टिक एसिड को डालेंगे। दूध में लैक्टिक एसिड डालेंगे ताकि वो थोड़ा सा फटे। ठीक है, यानी कि लैक्टिक एसिड मतलब दही। रेनिन भी डाल सकते हैं क्योंकि रेनिन से भी दूध और अच्छे से फटता है। ठीक है, रेनिन डालेंगे दूध में। उसके बाद में क्या हो जाएगा? नमक डालेंगे। नमक डालने से क्या होगा? चीज़ जो होती है वो थोड़ी नमकीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चीज़ वो थोड़ी नमकीन हो जाएगी। और उसके बाद में क्या डालेंगे उसमें? उसके बाद में बैक्टीरिया फफूंदी डालेंगे तभी चीज़ बनेगा। ठीक है, बैक्टीरिया या फफूंदी डालेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही जाएगा बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और खूब पढ़ते रहिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं, बाय।